नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो आज जिन मुद्दों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे। पाकिस्तानी पीएम ने कहा है कि दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि विपक्ष भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारेगा, तो इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। 15 अगस्त को पीएम का लाल किले से 12वां संबोधन है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। बिहार के भागलपुर में 100 घर गंगा में डूब गए हैं, इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे। देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, 70% को साल भर में टीके लगे हैं, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि अक्षय कुमार की गाड़ी जम्मू पुलिस ने जब्त की है। हरियाणा के 2 जिलों में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। वहीं दौसा यानी राजस्थान में कंटेनर में पिकअप घुस गई, 11 की मौत हो गई। इसके अलावा कश्मीर के उरी में एक जवान शहीद हुआ है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी भी घोषित कर दी गई है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर भारत को धमकी दी है। मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में शरीफ ने कहा कि दुश्मन यानी कि भारत पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता। आपने हमें पानी रोकने की धमकी दी, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आपको ऐसा सबक सिखाएगा जिसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शरीफ ने आगे कहा कि भारत अगर पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी रोकने की कोशिश करता है तो ये सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इसका जवाब निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। पाकिस्तानी पीएम ने आगे कहा कि पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत देश के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को युद्ध की धमकी दे चुके हैं। सोमवार को दिए एक बयान में बिलावल ने कहा था कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित रखा तो पाकिस्तान के पास जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। भुट्टो ने सिंध प्रांत की सरकार के एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार के कदमों ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमें एकजुट होकर इन आक्रामक नीतियों का जवाब देना होगा। भुट्टो ने दावा किया कि पाकिस्तान के लोग 6 नदियों को वापस लेने के लिए जंग करने में सक्षम हैं। सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर पिछले 48 घंटों में 3 पाकिस्तानी नेताओं ने भारत के खिलाफ धमकी भरे बयान दिए हैं। इनमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो शामिल है। पाकिस्तानी पीएम बोले कि दुश्मन एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, ऐसा सबक सिखाएंगे, जिंदगी भर याद रहेगा। 48 घंटे में 3 पाकिस्तान नेताओं ने भारत को धमकाया है। बिलावल भी भारत को जंग की धमकी दे चुके हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। भाजपा की तरफ से थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार है। इसी बीच भाजपा इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा है उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी है। विपक्ष भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारेगा। 18 अगस्त को मीटिंग खड़गे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बात कर रहे हैं। चुनाव 9 सितंबर को होगा।
संसद में एनडीए के पास बहुमत है। लोकसभा में कुल 542 सदस्यों में से एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास 234 सदस्य है और राज्यसभा में 240 सदस्यों की प्रभावी संख्या में से एनडीए को करीब 130 और इंडिया गठबंधन को 79 सांसदों का समर्थन है। तो कुल मिलाकर एनडीए के पास 423 और इंडिया ब्लॉक के पास 313 सांसदों का समर्थन है। शेष सदस्य किसी भी खेमे से जुड़े नहीं हैं। तो देखिए, विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। आपको बता दें, भाजपा की तरफ से थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार है। इसी बीच भाजपा इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है, जिसमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अन्य नामों की बात कर ले तो सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी इसमें शामिल है और विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारेगा। 18 अगस्त को मीटिंग होगी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार भी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हो रही है। सूत्रों की माने तो पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इसके अलावा मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में केंद्र के रोड मैप का भी ऐलान कर सकते हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिफारिशें दे चुके हैं। राज्य के दर्जे की बहाली की औपचारिक घोषणा के बाद विधायी और कार्यपालिका के स्तर पर तेजी से कदम बढ़ाए जा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने के विधेयक में मौजूदा विधानसभा को राज्य विधानसभा के तौर पर आगे बढ़ाने का प्रावधान होगा। पीएम मोदी हर साल अपने भाषण में ऐसे बड़े ऐलान करते हैं जिनसे देश को दिशा मिल सके। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया आदि का ऐलान भी स्वतंत्रता दिवस पर ही हुआ है। 15 अगस्त को पीएम का लाल किले से 12वां संबोधन है और इस बार सेना के शौर्य को ये भाषण समर्पित होगा। आपको बता दें, महिला कल्याण, किसानों से जुड़े ऐलान भी पीएम मोदी कर सकते हैं। तो सेना के शौर्य को लेकर इस बार चर्चा पीएम मोदी करेंगे और इस बार का संबोधन ऑपरेशन सिंदूर, सेना द्वारा दिखाए गए शौर्य को समर्पित होगा। मोदी आतंक के खिलाफ भारत की नई रणनीति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताएंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार में जमकर बारिश हो रही है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ के भागलपुर में 100 से ज्यादा घर गंगा नदी में डूबे हैं। 3500 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो वहीं बुधवार को भी 14 जिलों में तेज बारिश हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में बारिश जारी है। मुरादाबाद में बाढ़ में कल बहे पुलिस सिपाही मोनू राम गंगा का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ। फर्रुखाबाद के 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ है। यहाँ के पंखियन की मड़ैया गांव में मुस्लिम परिवार में बेटी की शादी थी। ऐसे में दुल्हा करीब 50 लोगों के साथ नाव से गांव पहुंचा, तब जाकर निकाह हुआ। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में अगले 24 घंटे में 180 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में तेज बारिश जारी है।
यहाँ के 11 जिलों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। 5 अगस्त को सैलाब में समाये धराली में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से करीब 3 मीटर गहराई वाले 20 स्पॉट में इंसानी मौजूदगी तलाशी जा रही है। यहाँ 66 लोग लापता है। हिमाचल प्रदेश में इन मानसूनी सीजन बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 229 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 395 सड़कें बंद है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा 14 अगस्त तक स्थगित है। जम्मू कश्मीर के राजौरी, रियासी और पूंछ जिलों में भारी बारिश के बाद सभी स्कूल बंद है। रियासी में सबसे ज्यादा 284 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात कर ले तो इस मानसूनी सीजन में अब तक 29.7 इंच बारिश हो चुकी है, जो कुल कोटे का 79% है। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर में 100 घर गंगा में डूब गए हैं। तो वहीं यूपी की बात करें तो यूपी के फर्रुखाबाद में नाव से एक बारात पहुंची। 5 राज्यों में फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच नई जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं द्वारा आमजन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। बता दें कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। इनमें 70% का वैक्सीनेशन व नसबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा 2019 की पशुगणना के अनुसार देश में 50 लाख बेसहारा पशु हैं। इस अभियान में पहली बार ग्राम पंचायतें भी जुड़ेंगी। अभियान के लिए राज्यों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मदद से लेने को कहा गया है। बता दें कि तीनों मंत्रालयों ने ये कदम केंद्र को आवारा कुत्तों के काटने और बेसहारा पशुओं के कारण हो रहे हादसों की हजारों शिकायतें मिलने के बाद उठाया है। आपको बता दें, देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं और 70% को साल भर में टीके लगेंगे। 3 मंत्रालयों ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। आवारा कुत्तों को ग्रीन टैग कॉलर लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस पर उसके वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की जानकारी होगी। इसकी सूचना पशुधन पोर्टल पर भी दर्ज करनी होगी। बेसहारा पशुओं के स्टरलाइजेशन के बाद उनके कान में हरे रंग का टैग लगाया जाए। इससे नगर निकाय के कर्मचारियों को पता चलेगा कि किस पशु को पकड़ना है और किसे नहीं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने एक्टर अक्षय कुमार की कार को जब्त कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी के शीशों पर तय सीमा से ज्यादा काली फिल्म लगी थी, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। पुलिस ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है और सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अक्षय कुमार मंगलवार देर शाम एक कार्यक्रम में शामिल होने जम्मू पहुंचे थे। अक्षय कुमार की गाड़ी जम्मू पुलिस ने जब्त की है। शीशों पर गहरे काले रंग की टिंट लगी थी। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अक्षय पहुंचे थे और मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो देखिए, जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने एक्टर अक्षय कुमार की कार को जब्त कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी के शीशों पर तय सीमा से ज्यादा काली फिल्म यानी टिंट लगी थी, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। पुलिस ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है और सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो अक्षय कुमार की गाड़ी जम्मू पुलिस ने जब्त की है। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन
अक्षय कुमार की कार ने किया और अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी के शीशों पर तय सीमा से ज्यादा काली फिल्म लगी थी, जो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। पुलिस ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है और सड़क सुरक्षा के नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बनेगा। जिंद में इसके लिए आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है और इंजन भी तैयार हो चुका है। ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी और 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित इस ट्रेन से केवल पानी और भाप निकलेंगे, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। रेल मंत्री ने वीडियो साझा किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का वीडियो साझा किया, जिसमें इसकी डिजाइन और खूबियों को दिखाया गया। उन्होंने बताया कि रेलवे जल्द ही इस ट्रेन को पटरियों पर उतारने की योजना बना रहा है। ये परियोजना पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन के क्षेत्र में भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। दुनिया की सबसे लंबी और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन भारतीय रेलवे सूत्रों के मुताबिक ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन चालित ट्रेन होगी। इसका कोच चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार हुआ है और हाल ही में इसका परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 1200 हॉर्स पावर की ये ट्रेन भारत को हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक में अग्रणी बनाएगी। हाइड्रोजन ट्रेन फॉर हेरिटेज पहल के तहत रेलवे 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 80 करोड़ रुपए होगी। विरासत और पहाड़ी मार्गों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रति मार्ग 70 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रैक को हाइड्रोजन ईंधन में अपग्रेड करने की योजना है। हरियाणा के 2 जिलों में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। भारत दुनिया का 5वां देश बनेगा और 1 घंटे 140 किलोमीटर की रफ्तार से ये चलेगी। पूरी तरह प्रदूषण मुक्त तकनीक से ये ट्रेन चलेगी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राजस्थान के दौसा में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खड़े कंटेनर में घुस गई। एक्सीडेंट में 7 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। सभी उत्तर प्रदेश के एटा और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। एक्सीडेंट बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे नेशनल हाईवे 148 पर सैंथल थाना के बापी गांव में हुआ। एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया कि असरौली गांव से करीब 45 श्रद्धालु 2 पिकअप में खाटू श्याम गए थे। वापसी में महिलाओं बच्चों से भरी पिकअप का एक्सीडेंट हो गया। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि पिकअप सड़क किनारे खड़े कंटेनर में घुस गई थी। जहां एक्सीडेंट हुआ वो ब्लैक स्पॉट है। ये एरिया सरकार के भी संज्ञान में है। ऐसे और भी एरिया राजस्थान में चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि दौसा हॉस्पिटल में फिलहाल 4 घायल हैं। इनमें 2 पुरुष व 2 महिलाएं हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है। वहीं हादसे को लेकर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया है। और उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 13 दिनों में आतंकियों से सेना का ये तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 10 अगस्त को किश्तवाड़ के दूल इलाके में सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। यहां भी सर्चिंग जारी है। 1 अगस्त से कुलगाम के अखल जंगलों में आतंकियों की तलाश में सर्चिंग चल रही है। यहां 2 जवान शहीद हुए हैं, 9 जवान घायल हैं।
2 आतंकी भी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने 2 अगस्त की सुबह पुलवामा के आतंकी हारिस नजीर डार को मार गिराया था। वो सी कैटेगरी का आतंकी था। हारिस उन 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट में था जिनके नाम खुफिया एजेंसियों ने पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को जारी किए थे। एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकी गतिविधि की सूचना मिलने के बाद 1 अगस्त की शाम सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। जंगल में कुल कितने आतंकी छिपे हैं यह अभी साफ नहीं है। 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत लिडवास के जंगलों में पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को मारा था। 31 जुलाई को पूंछ में एलओसी के पास 2 और आतंकी घुसपैठ के दौरान मारे गए थे। कश्मीर के उरी में एक जवान शहीद हुआ है। सेना ने एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 6 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। सांसद संतोष पांडे मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने ये कार्यकारिणी घोषित की है। तो भाजपा ने 47 नए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं। 8 प्रदेश उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री, साथ ही 8 मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ पाणिग्रही उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। रामजी भारती भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। रूप कुमार चौधरी, रंजना साहू, प्रबल प्रताप सिंह, नंदनलाल जैन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं महामंत्री की बात कर ले तो यशवंत जैन, नवीन मार्कंडे, अशोक बजाज, देवलाल ठाकुर, अमित चिमनानी, किरण बघेल, केएल चौहान और उज्जवल दीपक के साथ ही किरण बघेल को प्रवक्ता बनाया गया है। साथ ही अशोक बजाज को कार्यालय मंत्री, नवीन मार्कंडे को महामंत्री बनाया गया है। तो देखिए, सांसद संतोष पांडे मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। हेमंत पाणिग्रही प्रदेश मीडिया संयोजक बने हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। सांसद संतोष पांडे को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। तो देखिए, 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 मंत्री नियुक्त किए गए हैं। और बड़वानी के सेंधवा में सावन माह पर भगवान राजराजेश्वर का शिवडोला शाही ठाट से नगर भ्रमण पर निकला। 5 घंटे में 3 किलोमीटर का मार्ग तय करते हुए जगह जगह स्वागत और पुष्प वर्षा हुई। बाहुबली, हनुमान प्रतिमाएं, भूतों की बारात और शिवकालीन नृत्य की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। हजारों भक्तों की मौजूदगी में रात 11 बजे महाआरती और प्रसादी वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो देखिए, सेंधवा में शिवडोले ने 5 घंटे में 3 किलोमीटर मार्ग तय किया। जगह जगह डोली का स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई, सांस्कृतिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। हजारों भक्तों की मौजूदगी में महाआरती भी हुई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।